गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो LP39 सेट वाले डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 27 के सभी बेहतरीन रीडिंग के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। डायग्राम को ना कंप्लीट करना है। तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो ये होगा, फिर उसके बाद यहां से ये होगा, फिर आपको यहां से ये होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर आपको यहां से ये होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद यहाँ से ये, यहाँ से ये, होगा कि नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? तो बी नंबर चला जाएगा। बी या सी? जल्दी से बताओ, बी या सी? ओके, हाँ बी नंबर। या नहीं, बी नहीं होगा क्योंकि ये वाला लाइन यहाँ पर मिसिंग है। सी नंबर फिगर, तो फिगर नंबर क्या चला जाएगा? सी ही ना जाएगा। जस्ट वेट, यहाँ से एक ये इस तरह से जाएगा, ठीक है? ये सी नंबर, फिगर नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के क्रम में अगला चित्र होगा। अब ये यहां से यहां आ गया 90 डिग्री, फिर यहां आ गया 90 डिग्री, फिर यहां आ गया 90 डिग्री। तो अगले डायग्राम में ये फिर वहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, फिगर नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। फिगर 1, ऑप्शन भी ए। अगला सवाल, उस चित्र का चयन कर जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, एक दो तीन भुजा, तो यहां पर भी 3, 1 2 3 4 भुजा, तो 1 2 3 4। यहां पर 1 2 3 4 5 भुजा, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5। डन। यहां पर बताइए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन एक बात बताइए, सब जगह तो कॉमन मिला, लेकिन ये क्या है? कॉर्नर से है। कहां से है? कॉर्नर से है, ठीक है? ये भी कॉर्नर से, ये भी कॉर्नर से, लेकिन ये किससे है बताइए? साइड पर है, भुजा पर है। इसीलिए फिगर नंबर डी बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। क्लियर? तो अगला सवाल, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स कौन? तो मेरी मां, मतलब वाई की मां। एक्स कौन है? तो मेरी मां के इकलौते बेटे की बेटी है। तो वाई की मां का इकलौता बेटा या तो वाई होगा, कि बेटी है कौन? एक्स। तो सवाल है, तो वाई की मां का एक्स से क्या संबंध है? वाई की मां एक्स की कौन हो जाएगी? दादी या नानी? दादी या नानी? कोई दिक्कत? अगला सवाल, अगर हम इसको मोड़ दें तो ये वाला पार्ट किधर चला आएगा? इधर चला आएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो इसके कारण से एक कैंसिल, दोनों के कारण से 2, इसके कारण से 4। फिगर नंबर 3, ऑप्शन बी। फिगर 3 और ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, ये मैथ का सवाल हो गया। मैथ में भी आपको पता है ना, डीएस आता है, डेटा सफिशिएंसी। क्लियर? अगला, यदि एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। अब वाई के पिता की इकलौती पुत्री या तो वाई खुद या फिर एक और बहन हो सकती है। यदि एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, अब ये कौन? तो एक्स की मां, या फिर ये कौन? तो एक्स की मां। यही चांस हो सकता है ना, यही चांस हो सकता है ना। क्लियर? तो सवाल है, तो वाई के पति की बहन, तो वाई के पति की बहन एक्स की कौन है? तो वाई के पति की बहन एक्स की कौन लगेगी? बताइए कौन लगेगी? चाची, मामी, फूफा या ये बुआ। क्लियर? अगला, दांत का संबंध टूथपेस्ट से।
तो चेहरा पर पाउडर या बटन का जींस गलत, झाग साबुन गलत, बाल में शैम्पू। दांत का संबंध टूथपेस्ट से, तो बाल में हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू। तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी। अगला, ऊपर दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिएगा, तो एक वर्ग ये रहा, 1 2 3 4, 4 के बाद आ जाइए 5 6 7, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, तो 7 हो गई। वर्गों की संख्या कितनी, तो 7। अगला, उस चित्र का चयन करें जो एक ही समूह से संबंधित नहीं है। देखिए एफ का दोनों इधर तो एक इधर हो गया है ना, और ये तिरछा है, क्या है, तिरछा है, और ये सीधा है। तो यहां पर सीधा, ये तिरछा, ये तिरछा, ये सीधा, तो फिगर नंबर बी अलग हो जाएगा। क्लियर। अगला, कौन सा आरेख परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। बेस्ट फिगर आपको ढूंढना है, तो बेस्ट फिगर बताइए इसमें से कौन चला जाएगा। तो कौन चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बताइए किसके से अंदर में, तो वास्तविक संख्या के अंदर में। किसके अंदर में, वास्तविक संख्या, लेकिन परिमेय संख्या अलग हो जाएगी और फिर अपरिमेय संख्या अलग हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए बेस्ट फिगर कौन सा, तो बी नंबर चला जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है ना, मतलब अंतिम का मुख पूछा जा रहा है। जब भी अंतिम का मुख पूछे तो किलोमीटर से कोई लेना। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करते हुए, एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर, तो उसका मतलब शुरुआत में उसका मुख किधर था, शुरुआत में उसका मुख पूर्व दिशा में था। किधर था, पूर्व दिशा में। 20 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर यात्रा करता है, तथा फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और सी बिंदु पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके डी तक पहुंचने के लिए 5 मिनट यात्रा करता है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर यात्रा करते हुए ई बिंदु तक पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ते हुए एफ बिंदु पर पहुंचने 6 किलोमीटर। तो बताइए एक बाएं एक दाएं कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 3 दाएं बचा, मतलब 3 राइट। अब ये बताइए 3 राइट बोलिए या एक लेफ्ट बोलिए, बात बराबर है। अब मान लीजिए पूरब दिशा से एक बार बाएं मुड़ जाएंगे तो किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा। कौन, उत्तर दिशा। ऑप्शन से ए बन गया डायरेक्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन और क्या बन गया, डायरेक्ट का डायरेक्ट बन गया। क्लियर, डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीतू की आयु मीत की आयु 10 वर्ष है और मीतू की आयु गीतू की आयु 7। ये मैथ का सवाल आ गया रीजनिंग में गलती से। अगला, दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है। कितने सप्ताह से, पिछले 2 सप्ताह से। तो प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है, तो गलत, आप तुलना नहीं कर सकते। दूसरा, 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी, तो बिल्कुल सही। तभी तो कहा जा रहा है कि पिछले 2 सप्ताह से कांस्टेंट है, मतलब उससे पहले कुछ और था। तो केवल 2 ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर है। अगला सवाल, प्रश्न पत्र में बड़े गलत प्रश्न थे, मतलब प्रश्न पत्र में गलत प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, जिसके कारण परीक्षा में बड़े छात्र फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। पहला, सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए, हो सकता है। गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिया जाना चाहिए, यह भी हो सकता है। लेकिन इसका आंसर या तो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। या तो आप सही प्रश्न पत्र के साथ दोबारा एग्जाम ले लीजिए, या फिर गलत प्रश्न के बदले में रियायती अंक दे दिया। दोनों काम हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों में से कोई एक काम
पॉसिबल है, इसीलिए क्या चला जाएगा, इधर और चला जाएगा। तो अगला सवाल क्या कहता है कि नीचे दी गए श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा। दाएं से 8वां, देखिए करना कुछ नहीं है। अब ये टोटल है कितना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, तो 10 10 में बांट दीजिए, 3 3 6 3 9 1 10। अब पूछ रहा है दाएं से 8वां, अब इसको पलट दीजिएगा तो बाएं से 8वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एफ हो जाएगा। सर दाएं से नहीं गिनना था तो बाएं से काहे गिने, क्योंकि पलटिएगा तो यही चीजें दाएं से नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाइए और एफ आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला, अच्छा इसको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले तो स्क्वायर कंप्लीट करिएगा आप, फिर यहां से एक सर्कल कंप्लीट करिएगा आप, करिएगा कि नहीं करिएगा, फिर यहां से आप ये कंप्लीट करिएगा, इस तरह का तो यहां पर है ही, और एक लाइन ये भी है। ए नंबर आंसर कौन सा, ए। सी और डी तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब यहां पर देखिए ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया तो बी भी कैंसिल। फिगर नंबर ए इज द परफेक्ट मैच। क्लियर। अगला सवाल कह रहा है चाइना को कैसे कोड किया जाता है, तो कह रहा है अगर चाइल्ड को ये लिखा जा रहा है, देखिएगा सी और ई को बदल दिया, ई पर नहीं, देखिएगा 1 2 3 4 5 को वो क्या लिख रहा है, 5 1 3 2 4, तो इसी तरह से चाइना को भी हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इजिप्ट को क्या लिखा जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 1 3 2 4, तो इसी तरह से हम चाइना को भी कोड कर सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2, जब दोनों से आंसर आ जाए तो उसको हम लोग इधर कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर और, चाहे आंसर सेम आए कि अलग अलग आए। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कॉलोनियल ऊपर दिए गए चित्र का दर्पण छवि क्या होगा। तो देखिएगा ये जो सी है वो तो दाईं तरफ आ जाएगा, लेकिन सी कभी सी की तरह दिखेगा नहीं। गलतियां ढूंढने का काम करो, एल कभी भी एल की तरह नहीं दिखता है, ठीक है, इसमें कोई गलती है तो COLO NIAL, ठीक है, COLO NIAL। अब दोनों में गलतियां ढूंढो क्या होगा। अब बताइए कि एल कभी भी ऊपर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। फिगर नंबर सी, बनाने की कोई नीड थी, आराम से बन गया कि नहीं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अभी तुरंत रीजनिंग के तुरंत बाद अभी मैथ होगा। आंसू सर आ रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलिए आ जाइए सभी लोग, सेट नंबर 27 में सब मैथ बन गया होगा सभी से, क्योंकि मैथ सब में कोई 2-4 क्वेश्चन छोड़ के एलपी का मैथ में कोई खास दम नहीं रहता है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात इतना है तो कहता समरूप ऊंचाइयों का अनुपात सेम टू सेम होगा, 2:3 होगा। हाँ, एरिया का अनुपात पूछा जाए तब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा, लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात से ऊंचाई का अनुपात पूछा जाए तो सेम टू सेम होगा, 2-3 होगा, 2-3। ऑप्शन नंबर ए, ये एच का हो गया, एच का। एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक दहाई वाले स्थान से 4 गुना और दहाई वाले अंक जो है इकाई वाले का 3 गुना है, तीनों का योग 8 है, तो दहाई अंक पर कौन सा अंक होगा। यानी मान लो ना 3 संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 4 गुना और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 3 गुना। ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, यही मामला है। सैकड़े पर का जो है इकाई वाले अंक का 4 गुना है और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 3 गुना है, ठीक है। तीनों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान का इसका योग 8 है, तो 4 3 7 1 8 है ही, दहाई वाला कौन होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला
यदि इतना लीटर तेल का मूल्य इतना है तो तेल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा, इसमें भाग देना है बस 157 से, भाग देते रहना है। आगे बढ़ो। ये ग्राफ से सवाल दिया गया, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि डैश है। सप्ताह भर में ये अर्जित प्रतिदिन आय दिया हुआ है। अर्जित धनराशि देखो तो ये हो गया 500, 3, 800, 14, 14, 14, 14, अभी इसको रहने दो, 14, 3, 17 और 17, 17 ये हो चुका है। इसको मान लो 6.5 या 6.75 के करीब, 6.75 के करीब अगर इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.25 के करीब, 3.25, तो 6, 3, 9, 1, 10, 17, 10, 27 वाला ऑप्शन है, 28 वाला है, 26 वाला है। अब ये लगभग कितना माना है इसको, इस पे डिपेंड करता है। ये 6.75 और 3.25 अगर मानते हैं इसको, या 3.5 मानते हैं, 3.5 वाला ऑप्शन है, नहीं है। 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 14, 14, 14, 14 और 3, 17, 17, 1, 18, 6, 24, 2600 भी ऑप्शन है। 5, 5, 3, 8, 8, 8, 6, 14, 14, 14 और 3, 17 और 17, 10, 27, ये 2627 ले रहा है तो 26 के करीब या 28 के करीब होना चाहिए। क्या यही लेना पड़ेगा, और क्या ले सकते हैं, क्योंकि एडजेक्ट तो वो वैल्यू दिया हुआ है नहीं, एडजेक्ट वैल्यू पता नहीं है। चलो अगला सवाल। इसी दोनों में से कोई आना चाहिए, इसी दोनों में से 27 जा रहा है लगभग में, अपना लोग जोड़ रहे हैं तब। आगे बढ़ो। कहता निम्न में कौन एक संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या में जो अभाज्य न हो, जो अभाज्य न हो। 31, 41 है, ये देखो, ये 51 जो है ये क्या है, अभाज्य नहीं है। 51 अभाज्य नहीं है, 17, 51। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ जाता है। रीजनिंग की मैथ में लेगा इसको। फिर बाईं ओर ई तक मुड़ता है, 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और एफ तक पहुंचता है, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। ई और बी के बीच की दूरी, ये तो है डायरेक्शन का सवाल, इसमें तो कोई डॉट नहीं। चलो, यात्रा करता है, ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर यहाँ से 20 किलोमीटर ए चले गया, ये 20 किलोमीटर, ये ओ बिंदु है। अब कहता फिर दाएं मुड़ जाता है और बी तक पहुंचता है 10 किलोमीटर। दायां इधर मुड़ेगा, 10 किलोमीटर, ये बी हो गया। ठीक है। फिर कहता है दाएं मुड़ जाता है, सी तक पहुंचता है 9 किलोमीटर, ये हो गया 9 किलोमीटर, ये सी पर आ गया। ठीक है। और फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से इधर चलता है, ये डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, दायां मुड़ जाता है डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर। फिर बाईं और ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर, 12, 9, 21, तो इससे बाहर आ जाएगा। बायां मिलेगा 9 किलोमीटर, सी डी ई तक, ये 20 तक है यहाँ तक, 12, 9, 21, ये 12 है, 12, 9, 21। ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है और एफ तक पहुँचता है, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 6, 5, 11 इधर आ जाएगा, 6 किलोमीटर एफ तक पहुँच गया यहाँ, ये दायां मुड़ गया। कहता ई और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। ई और बी, ई और बी, एफ का कोई मतलब नहीं। ई और बी के बीच की दूरी, ई और बी के बीच की दूरी, तो यहाँ से 12 और 9, 21 ये हो गया, और ये 5 ये हो गया। देखो यहाँ ई है, मामला कैसे बैठेगा, ऐसे मामला बैठेगा ऐसे, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये दूरी न्यूनतम निकालना है, जिसमें कि ये जो है 12, 9, 21 है, ये 5 है, ये 21 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन। 441, 441, 25, 400 कितना, 441 और 25, 466
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये 12 9 21, यहाँ ऊंचाई 5, ऊंचाई 5, ये 21, कर्ण निकाल दिए, हो गया। 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को इतना के अनुपात में बांटा जाता है तो कौन सा टुकड़ा है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई यही ना होगा 7/12, गुना 84, 12 7 49 हो गया। आगे बढ़ो। कॉट अल्फा बराबर 2 + 1 है 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा। 10 अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/√2 + 1, क्योंकि 1/कॉट होता है, और माइनस कॉट का मान दिया हुआ √2 + 1। इसको ऊपर ले जाइएगा, √2 - 1 हो जाएगा, ये -√2 + 1 है। तो √2 कट गया, -1 और -1 -2 बच गया, -2 में टिक लगा दो। ठीक है, अगला चलो। कहता एक ध्वनि तरंग इतना किलोहर्ट्ज आवृत्ति, फिजिक्स। अगला चलो। ये दो आंकड़ा दिया ग्राफ में, जो आंकड़े कारोबार की स्थापना है, तो इसमें दिया गया यदि किसी वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन की यात्रा की तो 20 एवं 40 की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या। अमेरिका और ये है ब्रिटिश अदर बिलो 20 से 60, 20 एवं 40 आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाला, ये चीन में यात्रा इसमें दिया गया है। ग्राफ में दिए गए आंकड़े कारोबार की स्थापना है तो चीन की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को देशवार एवं आयुवार वितरण प्रदान करता है। ठीक है, यदि किसी वर्ष इतना लोगों ने चीन की यात्रा की तो 20 एवं 40 आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिक, इतना टोटल चीन की यात्रा की, ये चीन की यात्रा। अमेरिकन चीन की यात्रा में अमेरिकन इतना, अब देखो इसमें लेना है हमको ब्रिटिश, कौन लेना है, ब्रिटिश नागरिकों का 20 से 40, 20 से 40। तो पहले तो ब्रिटिश नागरिक कितना है, इसका 5 लाख का 3 2 5 लाख का पहले 20% निकालेंगे, वो हुआ ब्रिटिश। ब्रिटिश में जो है 20 से 40 वाला निकालना, 20 एवं 40 के बीच, 20 एवं 40 के बीच का कितना है, फिर 20% गुना 20%, तो 2 दूना 4, 5 चौके 20, 20 वाला ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है, 0 बैठा दो, ऑप्शन नंबर डी, यानी 20% का 20%। अगला, इसमें दिया गया है इतना लोग चीन गए तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी नागरिक, तो अमेरिकी कितना 60% और 40 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक 20%, 60% का 20%। इसका मतलब पहले 60% निकालेंगे और तब उसका 20% निकालेंगे। 6 दूना 12, 5 60 वाला ऑप्शन, 60 वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। एक रेलगाड़ी जो एक नियम गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्ति इतना इतना सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति इतना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति इतना किलोमीटर पर घंटा चल रहा है रेलगाड़ी की किलोमीटर पर घंटा में। अच्छा सवाल होता है ये। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रेन एक निश्चित दिशा में जा रही है, दो व्यक्ति मिला जो कुछ समय कुछ चाल है उसका, तो इसको और उसको पार करने में समय दिया गया है इतना और इतना, सेम डायरेक्शन है, तो लंबाई का काम यहाँ कौन करेगा, यहाँ काम करेगा ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो पहले आदमी के लिए भी या दूसरे आदमी के लिए क्या होगा, सेम होगा, मतलब दूरी कांस्टेंट है। तो डी अगर कांस्टेंट है, डी अगर कांस्टेंट है तो चाल का सब क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होगा समय से। डी कांस्टेंट तो चाल समय का उल्टा होगा, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। तो v - 4.5 बटा v - 6, और उल्टा समय लिखेंगे, ये है इसका ये है इसका, ठीक है। क्रमशः 4 सेकेंड इतना वाला, तो नीचे देंगे 4 और ऊपर देंगे 4.2, हो गया। समय का उल्टा लिख दी, 4.56 तो वहाँ लिखे 4.2 इतना, ठीक है। काट देना है, काम हो गया और कुछ नहीं करना है। इसको गुना कर दें, ये 0 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया 21, ये हो गया 20, तो 20 भी या इधर 21 भी, तो भी हो गया। इधर गुना करेंगे तो 126 प्लस में इधर से जाएंगे तो 20 चौके 80 और 10 90, यानी 90 ये हो गया, 126 हो गया। तो अभी उधर जाएगा तो वो आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 126 और -90, यानी 36 किलोमीटर पर आवर में टिक लगा दो।
सेकंड भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सेकंड का अनुपात क्या हो जाएगा, अपने आप जो निकालना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। ध्यान रखना ऐसे सवाल में चाल जो है सेम डायरेक्शन में घटा, लेकिन चाल का अनुपात समय को उल्टा करके लिख दिए, काम हो गया। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 साल के बाद उनकी माँ की आयु उनके आयु की 5/3 गुना होगा। 5/3 गुना कब होगा, तो ये कहता है 8 वर्ष बाद। इतना छोटी है तो उम्र का अंतर अगर 24 है तो उम्र का अंतर तो हमेशा 24 होगा। अंतर 2 का वैल्यू है और यहाँ 24 कहता है, तो 1 का वैल्यू कितना 12। तो कहता है जीना की वर्तमान आयु, तो 12 या 36, लेकिन ये कब का मामला है, 8 वर्ष बाद का, तो 8 घटा लेंगे, 6 2 28। ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता जया और विजया के भार का अनुपात इतना, यदि उनके भार का योग इतना है तो विजया की, तो ये तो हो गया 5/9 गुना 72, इसमें कुछ नहीं है। बढ़ो आगे। ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लरी 12 घंटा में दीवार की पूरी तरह से सफेद कर सकता है। ब्रजेन और बल्लरी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए सीमेंटेड बारी पे करता है, तो लाल रंग से कितने घंटा लगेगा। अच्छा सवाल है, ये भी ग्रुप डी रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। देखो मामला क्या है, एक आदमी लाल करता है, एक आदमी उजला करता है, तो जिसका क्षमता अधिक रहेगा लास्ट में वही होगा। तो यहाँ कहता है जो लाल रंग से दीवार को रंगने में कितना समय लगेगा, अल्टरनेट काम हो रहा है। तो देखो मान लो ए है और बी है, ये 10 घंटा है और ये 12 घंटा है। एलसीएम लो, 10 12 60, 10 से 6 12 से 5, लेकिन ये माइनस में क्यों, क्योंकि ये रेड करेगा तो 5 जाके व्हाइट कर देगा, तो एक ही रेड रहेगा। तो ये घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। तो 2 घंटा का बात अगर हम करें 2 घंटा में, तो 2 घंटा में 6 में से 5 गया, 1 रेड, 1 क्या होगा, रेड होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि जब एक प्लस काम करे एक माइनस काम करे, तो माइनस वाला जितना काम है, सॉरी प्लस वाला जितना काम है उतना काम को पहले हटा लेना है। कितना आ गया 54, क्योंकि 54 के पास अगर हम पहुंच जाएंगे ये 2-2 जोड़ा करके, तो 54 के बाद अगर हमको रहेगा 54 पर पहुंच जाएंगे, तो ये तो 1 घंटा के लिए इसको लाएंगे, 1 घंटा में ये रेड कर देगा, तो फिर हमको व्हाइट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्लस माइनस वाला केस में जो पहले काम करे उतना वर्क को बचा कर रखना है, मतलब 6 काम को बचा कर रख लिए हैं, तो हम 54 पे पहुंच सकते हैं। ये अगर 54 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 54 दूना 108 हो जाएगा, इतना रेड हो गया। अब काम कितना बचा, 6 काम रेड करने के लिए बचा। अब बारी किसका है, ए का, तो 6 काम को तो ये 1 घंटा में कर ही देगा, तो प्लस 1 घंटा हो गया, तो टोटल कितना समय लग गया, 109 घंटा में आपका पूरा दीवार जो है वो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगला चलो, एबीसी में 10, बीडी 6, डीसी इतना, एक आध द्विभाजक रेखा आंतरिक रूप से बीसी को डी पर काटता है। ये सवाल कल ही की परसों बताए हैं शायद, समद्विभाजक वाला रूल। इसका द्विभाजक यहाँ काटता है डी बिंदु पर, तो आप जानते हैं ये इसको इंडिकेट करता है और ये इसको इंडिकेट करता है। ए बी 10 दिया हुआ है, बी डी 6 दिया हुआ है और डी सी 7.5 दिया हुआ है। ये पूछ रहा है सी ए की लंबाई, तो 6 का वैल्यू 10, इसका वैल्यू कितना, तो क्या हो जाएगा 10/6 गुना 7.5, काट दीजिए, हो गया 15 चौके 60, 15 5 75, तो ये हो गया 25/2 यानी 12.5, 12.5 ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना का वर्गमूल है, वर्गमूल 163 84 है। तो वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले 4 है तो 8 या 2, 8 या 2 सब ऑप्शन में है। अब देखो 132 164 ये नहीं होगा, 28 56 22 44 इसका चांस ज़्यादा लग रहा है। 156 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 7 इसमें जोड़ दो तो 7 6 13, 163 84 एकदम सही है, ये आपका सही है। वर्ग करने का नियम से ही आप दिमाग लगा लेगा। 28 ज़्यादा है, 100 के नज़दीक वाला नियम, 28 और जोड़ के उसके नज़दीक पहुंचना, 163 के नज़दीक, 32 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 36 से 22 44 या 28 56 नज़दीक पहुंचने वाले हैं, 128 का वर्ग करेगा इतना आ जाएगा। उसे वर्गमूल निकालने का भी नियम सब होता है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा, तो हम लोग उतना दिमाग लगा के क्या करेंगे।
8% साधारण ब्याज पर कोई 1.5 वर्ष में इतना हो जाता है तो निवेश की गई राशि कितना है? 8% से 3.5 वर्ष में 8 तिया 24 और 4 28% ब्याज मिलेगा, हो जाता है मतलब 128%। इसका वैल्यू 608 है। 100% निकाल देंगे, मूलधन निकल जाएगा। 608 बटे 128 गुना 100, काट दीजिए, काम खत्म है। चलिए 4 तिया 4 दूना 4 से 25, ये 32 से 32 और काटो न पहले, 8 से देखो 8 चौके 32, 8 7 56, 8 6 के 48, 19 चौके 76, 500 में से 25 475, 475 में टिक लगा देंगे। अगला सवाल आओ, फिर वही सवाल है, 20 वर्ष से कम आयु 50,000। तो चीन के दौरान जो 20 वर्ष से कम आयु के चीनी यात्री वाले जो अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी नागरिक मतलब 60%, आ बिलो 20% 60%, इसका जो है 60% निकालना है, आ फिर 60% निकालना है। 6 6 के 36 और 5 180 वाला ऑप्शन लेना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला आओ, कहता कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर इतना % लगाया, यदि उसने इतना रुपया खरीदा था तो उसने इसे कितना में बेचा? 12.5% कर लगाया, मतलब 12.5% बढ़ गया। 12.5% मतलब 1/8 बढ़ गया। 1/8 बढ़ेगा तो मतलब क्या हुआ? 8 से 9 हुआ। 8 का वैल्यू 1680 है, 9 का वैल्यू कितना होगा? 2 1 8 से 2 बार में 8 आया, 1 बार में 210, यहाँ भी 210 से 21 नंबर 189 पर 0, 1890 रुपया। सिंपल कैलकुलेशन था। अगला आओ, कहता एक रेलगाड़ी समान गति से 50 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करती, इसकी गति क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय 50, किलोमीटर पर आवर में नहीं ना है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला चलो, ए किसी खाली टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, बी जो है 4 घंटा में भर सकता है, दोनों भर रहा है। बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को तो चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय? बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को भी, ए बी है, ये 6 और 4 है, एलसीएम 12, 6 2 4 3। पहले 1 घंटा के लिए बी को खोला जाता है तो 3 काम ये कर दिया, अब दोनों खुल जाता है तो शेष कितना काम बच गया? 9/5। तो 3 घंटा 9/5 को लिखेगा 1 घंटा, इसको लिखेंगे 1 आवर, 4/5 12 चौके 48 मिनट, नहीं 5 से 12, ठीक है ना जी। 9/5 तो 1 घंटा 48 मिनट ना हो गया। अब टंकी को भरने में कुल अब सिर्फ भरने में कितना समय लगेगा? 4 घंटा 40 मिनट दिया हुआ, 40 कैसे होगा? 48 ना होगा। 3 घंटा और 1 घंटा 40 मिनट, अगर कुल समय कर दे, अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 3 1 4 घंटा 48 मिनट लगा। फिर से देख लो, सॉरी 4 घंटा कहाँ से, 1 घंटा में चलाया गया है, 1 घंटा ये और वो, तो 1 1 2 घंटा, इतना है कहाँ? एक किसी खाली 6 घंटा में भर सकता है, 4 घंटा में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है, तब टंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? 1 घंटा के लिए बी को चालू किया जाता है, ठीक है। तो 3 काम कर दिया, 1 घंटा हो गया। अब बच गया 9 काम, 9 में 5 से तो 1 घंटा 48 मिनट ये हो गया, तो 2 घंटा 48। ये हमको लगता है अल्टरनेट सवाल वाला है, सवाल ये है नहीं, ये जो है गलत दिया है, को भी नहीं होगा। मतलब 1 1 घंटा के लिए अगर हम बला मामला करें तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो, तो अगर 2 घंटा में 3 2 5, 4 घंटा में 10, कितना काम बच गया? 2 काम बच गया। बारी किसका? इसका। तो ये तब तो 5 घंटा हो जाएगा, तो वो भी तो नहीं है, तो वो भी काम नहीं है, 5 घंटा भी नहीं है। हट, उल्टा सीधा करके रख दिया है सवाल को। ए है, बी है, 6 है, 4 है, 12 हो गया, 6 दूना 12, 4 तिया 12,
जैसा कह रहा है उसके अनुसार इसको 1 घंटा के लिए खोलेंगे। 3 काम इंड कर दिया। अब शेष काम में ये दोनों चलेगा, तो शेष काम कितना बच गया? 9 काम बटे 5, ये हो गया 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा यहाँ, तो 2 घंटा कहीं ऑप्शन है ही नहीं। क्या बढ़े आगे? क्वेश्चन मिले देखो तो डाटा सही है। अच्छा देखो यहाँ पर सवाल को देखो, उल्टा हो गया। पढ़ने में स्पीड में जो पढ़े न, यहाँ कहता है यह पाइप बी के साथ मिलकर 4 घंटा में। स्पीड में पढ़ने के कारण एक जरा सा छूट गया, ये मिलकर, ये वर्ड जो छूट गया इसके कारण उत्तर नहीं सेट कर रहा है। बी के साथ मिलकर मतलब ए 6 घंटा और ए बी 4 घंटा ना 12, अब बन जाना चाहिए 4 से 3। तो ए का जो है 6 से 2 बार में, ये 2 ये 3 ये 2 तो ये 1, ये 1 घंटा पहले चला है तो 1 काम इंड कर दिया। अब जो है दोनों मिलकर के शेष काम करेगा, तो शेष काम कितना बच गया? तो 11 काम, 11 बटे 3, तो ये हो गया कितना? 1 घंटा ये, और ये हो गया 3 घंटा और 3 तिया 9, 2 20 दूना 40 मिनट। तो 1 घंटा ये, 3 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट। एक वर्ड छूटने से देखो सवाल में कितना भूचाल आ गया। ये चीज खाली, ये लाइन जो छूट गया इसके कारण सवाल में भूचाल आ गया ना। बढ़ो आगे, सवाल में कुछ था नहीं। इतना का HCF ज्ञात करे। HCF क्या ज्ञात करना है इसमें? HCF निकल जाएगा ना, सबसे कम अंतर से कोशिश करो। 36, तो 48 तो होगा नहीं, 36 है नहीं, 12 देखो 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, उत्तर हो गया। अगला सवाल चलो, कहता है इसको हल करें, इसमें कोई दिक्कत? माइनस माइनस ये ब्रैकेट में पहले इसका काम होगा तो ये गुना होगा। 7 + 3, 7 + 3 ये कितना? 10। 40 में 10 से भागा देंगे 4, और फिर 6 से गुना करेंगे -24, -24। अगला बढ़ो। निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो अंकों का योग देख लो खाली। 8 7 15 6 21, 21 9 30, 6 5 11 7 18, 6 5 11, 8 7 15, इसके बाद देख लो 6 2 8, 8 16, 4 20, 7 27। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। पाइप 18 घंटा में भर सकता है, बी 30 घंटा में खाली कर सकता है। ए को 1 घंटा के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद, फिर बी को 1 घंटा के लिए। पाइप को एक के बाद एक करके भरने में कुल कितना समय लगा? अभी जो बताए रेड और व्हाइट दीवाल वही सवाल है, ए और बी है। सब सवाल को देखते ही पहचान जाओ। ये 30 खाली, LCM 30 60 90, 18 पंचे 30 तिया, ये खाली कर सकता है। वही सवाल है रेड एंड व्हाइट वाला। अब इसमें क्या कहता है? 1 घंटा के लिए खोला जाता है। पहले किसको खोला जाता है? ए को 1 घंटा के लिए, उसके बाद ए को 1 घंटा के लिए चालू, फिर बंद पी को। तो ये देखेंगे 2 घंटा में क्या हुआ। 2 घंटा में 5 में से 3 गया, 2 भरा। हम क्या बोले थे? जितना पहला काम है उतना हटा दे इसमें से। कितना पर आ गए? तो यहाँ पर आ गए हम 85 पर। तो 2 काम हो रहा है, 2 करके 85 पर हम पहुँच पाएंगे? 85 पर नहीं पहुँच पाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? 86 पर। तो 85 काम नहीं करेगा। कहाँ पहुँचेंगे? 86 पर। तो 86 पर पहुँच गए तो कितना काम बचा? 4 काम बचा। ठीक है, तो 2 को हम कहाँ पहुँचाएंगे? 86 पर। तो 2 अगर 86 हो गया 43, तो ये भी कितना हो गया? 43, ये भी 86 हो गया। 86 घंटा लग चुका है। अब कितना काम बच गया है? अब काम बच गया है 4 काम। करने के लिए कौन आएगा? ए। तो 4 काम को ए कितना समय में करेगा? 4/5 समय में। तो इसको जो हम घंटा में बदलेंगे तो ये कितना हो गया? 12 चौके 48, यानी 86 आवर प्लस में 48 मिनट।
86 आवर 48 मिनट। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर हम 85 पे नहीं पहुंच पाए तो उससे आगे जहां पहुंचेंगे वहां रुकेंगे। तो 86 पे पहुंच गए हम, तो 86 को भरने में 86 घंटा, 4 बच गया। बारी किसका? ए का। क्षमता कितना? 5, काम 4, क्षमता 5, 4/5 क्या हुआ? हो गया खत्म। चलो ये आज का था 27 नंबर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, 2-3 गो, ये भी बेहतरीन सवाल है, तो ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। चलिए खुल गए बच्चे, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत 1 किलोवाट घंटा होती है। तो बच्चे 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा? तो 1 किलोवाट घंटा देख लीजिए, एकदम इजी गोइंग में क्वेश्चन है बच्चे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो एकदम याद रखिएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। देखिए कहाँ पर है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और इसे ही 1 किलो वाट आवर को ही हम क्या कहेंगे? तो 1 किलो वाट आवर को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? 1 किलो वाट आवर को ही, ठीक है, आपको बॉट भी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है, BOT बॉट यूनिट कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो बच्चे CaOCl2। जब भी इसको जल में मिश्रित करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलेगा। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलेगा। कौन सा गैस बाहर निकलेगा बच्चे? तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। ध्यान में रखिएगा, कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। चलिए करके भी देख लेते हैं। CaOCl2 प्लस H2O ले लीजिए। तो बच्चे ये बन गया CaOH2 प्लस Cl2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, CaOH2 प्लस क्या बन गया? Cl2 बन जाएगा बच्चे। तो ये ठीक है, आपको क्लोरीन गैस निकलेगा। क्लोरीन गैस जो है यह विरंजन का काम करता है, याद रखिएगा। क्लोरीन गैस जो है, ठीक है, क्लोरीन जो है कैसी गैस है? तो हरित पीली गैस है, हरित पीली गैस होती है, हरित पीली गैस होती है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। और यह विरंजन का काम करता है। कौन सा? विरंजन का काम करेगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है बच्चे? ये साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है। याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म में तो यह कोशिका द्रव में जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो यह क्या होगा? तो इसका विघटन होता है, विघटन होता है, और विघटन होता है। और ये विघटन के बाद क्या बनाएगा? तो बच्चे ये बनाएगा, याद रखिएगा, 2 पायरुविक एसिड। और जब ये 2 पायरुविक एसिड जो है आपको प्रवेश करेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। तो बच्चे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा तो यहाँ क्रेब्स चक्र के उपरांत, क्रेब्स साइकिल के उपरांत क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, यह आपको उत्पन्न करेगा 38 ATP उत्पन्न करेगा। याद रखना है कि पहले कहाँ पर टूटेगा? तो साइटोप्लाज्म में ही टूटता है, फिर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के उपरांत ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ देखिए कार्य, और ये नहीं, देखिए कार्य क्या है? तो कार्य को हम किस में मापेंगे? तो बच्चे कार्य ध्यान दीजिएगा जरा, माइक्रोफोन का काम क्या होता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो किलोवाट घंटा, ये गड़बड़ है, किलोवाट होना चाहिए था, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक हो गया, तो शक्ति का मात्रक किलोवाट कर लीजिए। बैटरी कार्य को किस में मापेंगे? तो जूल में मापते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1 का क्या हो गया? 4 नंबर, 1 का 4 तो यहाँ पर है। फिर देखिए 2 का ए नंबर सही है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर ही होगा, क्योंकि 1 का 4, 2 का सी यहाँ पर है। तो ये बातें याद रखिए बच्चे। 4 का क्या हुआ? तो 4 का बी, 3 का सी होगा। किलोवाट होगा, किलोवाट घंटा गलत है बच्चे। किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 10⁻³ वाट को हम किलोवाट कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ें। एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इनमें से कौन सा गलत है? एल्केन CnH2n+2 सही है। एल्काइन CnH2n-2, एल्कीन एल्काइन होता है। एल्केन CnH2n+2 ये सही है। ठीक है। एल्कीन, तो बच्चे
एल्कीन ये गलत है, एल्काइन CnH2n-2 ये भी सही है। तो कह रहा है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य फॉर्मूला निम्नलिखित में से गलत को चुने। तो गलत कौन हो गया? तो एल्कीन हो गया। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो एल्केन हो गया CnH2n+2, याद रखिएगा CnH2n+2 हो गया। एल्कीन हो गया क्या? एल्कीन हो गया CnH2n, और एल्काइन हो गया CnH2n-2, CnH2n-2 हो गया। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है? उत्तक नहीं है पूछ रहा है। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बच्चे पादप उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के। पादप उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो। पहला हो गया विभाज्योत्तक, विभाज्योत्तक होता है। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा होता है आपको अस्थायी उत्तक। और ये अस्थायी उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? तो सरल अस्थायी उत्तक, और ये सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और ठीक है, जटिल को कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक होगा जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। तो ये ध्यान में रखिए बच्चे। तो यहाँ देखिए सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, यह जटिल अस्थायी उत्तक है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा परमाणु आकार कौन सा होगा? तो बच्चे आपको वर्ग में ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान में रखिए बेटा, ऊपर से नीचे क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान में रखिएगा, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्या होगा? परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? तो घटता है। यहां देखिए हम सब पर अरेंज कर रहे हैं। एल्युमिनियम 13 परमाणु संख्या, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्या हुआ? तो बच्चे सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर है। तो याद रखना 13, 14, 15, 16। तो बच्चे आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। सल्फर का सबसे कम त्रिज्या होगा, लेकिन एल्युमिनियम का सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। एल्युमिनियम सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या होगा, एल्युमिनियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा। चलिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो बच्चे निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। याद रखना है कि आपको, याद रखिए, स्पर्म और ओभा जब आपस में मिलता है तो ये बनाता है जायगोट। क्या बनाएगा? जायगोट। और ये जायगोट जो है इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज कहा जाता है। और यही युग्मनज जो है फिर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। एक लंबत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। लंबत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद, ठीक है, आपको ऊपर फेंके हैं और फिर वो 10 सेकंड के बाद वापस आ रही है। तो कह रहा है कि किस वेग से? बच्चे 10 सेकंड के बाद वापस आ रही है तो क्या होगा? तो जाने में और आने में लगा समय क्या होगा? बराबर होगा। टी और टी दोनों बराबर है। तो बच्चे 2t बराबर कितना सेकंड? 10 सेकंड। ठीक है, तो t बराबर कितना हो गया? तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? तो t बराबर हो जाएगा बच्चे 10/2 यानी 5 सेकंड हो गया। जाने में 5 सेकंड लगा। तो v बराबर क्या होता है? तो gt होता है। और याद रखिएगा v बराबर gt, और g का मान कितना है? तो 10 है। सेकंड कितना? 5, यानी 50 मीटर पर सेकंड से वह गेंद फेंका गया था। तो आंसर क्या होगा? आपको बी नंबर होगा। 50 मीटर पर सेकंड से वह गेंद फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीतल निम्न में से किसकी बनी मिश्र धातु होती है? तो पीतल कॉपर और जिंक से पीतल का निर्माण होता है। कॉपर और जिंक से पीतल। कॉपर और टीना से बच्चे कांसा का निर्माण होता है। कांसा बनता है कॉपर और टीना से। Cu, Zn और Sn से क्या बनेगा? तो गन मेटल बनता है। गन मेटल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, तांबा और जस्ता से पीतल का निर्माण होता है। तांबा और जस्ता से पीतल का निर्माण होता है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु ठीक है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। कौन सा अंग कहते हैं? तो समरूप अंग कहा जाता है। ध्यान में रखिए बेटा, किसको क्या कहेंगे? तो समरूप अंग कहते हैं या समजात अंग कहते हैं। समजात अंग कहते हैं। ये देखिए इसका क्या होगा? तो कार्य और ओरिजिन, कार्य और ठीक है उत्पत्ति दोनों समान होगा। उत्पत्ति समान, ठीक है, उत्पत्ति क्या होगा? समान होगा। लेकिन समजात अंग में कार्य और उत्पत्ति तो समान, कार्य भिन्न होगा लेकिन उत्पत्ति समान होगा। जीवाश्म में क्या होता है? तो बच्चे लंबे समय तक जमीन के अंदर दबा हुआ कोई पदार्थ, ठीक है, को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है और न्यूट्रॉन की संख्या ए बराबर क्या होता है, n+p होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर ही क्या होगा, परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे आपको निकालना है a माइनस n कर लीजिए। a का मान कितना है, तो 298 है, ठीक है, और आपको n का मान कितना है, 196 है। तो बच्चे ये आ गया, ठीक है, आपको 102, तो 102 देखिए कहां पर है, 102 परमाणु संख्या हो जाएगा या प्रोटॉन की संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तत्वों के निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसके वाह्यतम 2 कोष, वाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं बच्चे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको संक्रमण तत्व क्या है, तो यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ध्यान में रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चे। और याद रखना है, इसका जो अंतिम 2 उपकक्षा होता है वह खाली रहता है, याद रखना बच्चे, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंतिम 2 उपकक्षाएं क्या होती हैं, तो खाली रहते हैं, तो ये याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 1/v + 1/u बराबर क्या हो गया, 1/f हो गया बच्चे। तो दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f - 1/u। बच्चे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में f हमेशा निगेटिव होता है और u भी हमेशा निगेटिव होता है। तो निकाल लीजिए ना, -1/- कितना हो गया, वास्तविक एक वस्तु को फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -1/, क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो -20 ये हो गया क्या, -30 हो गया बच्चे, और माइनस क्या हो गया, +1/20। 20 और 30 का एलसीएम निकालिए, 20 और 30 का एलसीएम निकालिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, तो 10 दूनी 20, 10 या 30, 60 हो गया बच्चे। तो 60, ठीक है, और 30 दूनी 60 यानी -2, और प्लस क्या, 20 या 60 +3 हो जाएगा। तो बच्चे यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, +3 हो गया, यानी आपको प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, तो 60 सेंटीमीटर आंसर होगा, याद रखना बच्चे, कितना सेंटीमीटर होगा, तो 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखिए कहां पर है 60 सेंटीमीटर, तो ये है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलिए कैल्शियम फॉस्फेट, फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चे पता है आपको कि कौन सा, ये देखिए ये क्या है, तो ये अवतल दर्पण है। जब भी अवतल दर्पण होगा तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अवतल दर्पण जैसे ही बोलेगा तो अवतल दर्पण में u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा बच्चे। v जो है ऑलवेज क्या होगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, चूंकि पूछ रहा है, ठीक है, कि दर्पण के प्रतिबिंब दूरी कितना होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। और f भी ऑलवेज निगेटिव होगा चूंकि वास्तविक बोल रहा है, ठीक है। तो 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ देखिए 1/v बराबर क्या होगा, तो 1/f - 1/u हो गया। तो 1/f देखिए कितना है, तो बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो -1/20, कोई बात नहीं। फिर क्या हो जाएगा, तो +1/30 हो गया ना। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, तो 60 हो गया। 20 या 60 -3 और 30 बिजाई 60 -2, तो -1/60 हो गया। तो बच्चे निगेटिव का मतलब ही हो गया -60 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए +3 और -3 और प्लस क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से आपको आ जाएगा -1/60 यानी -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। आगे देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है। तो बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का 2 और फॉस्फेट का 3, PO4 का क्या होता है 3, तो इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, CA3PO4 CA3 PO4 आ जाएगा। आंसर हो गया कौन, मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की ही बनी होती है। एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग होता है, 320, और एक इकाई का दाम है 3.6 × 10⁶, तो गुना कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग कितना हो जाएगा बच्चे, 10⁶ तो है ही है, तो हमको लगता है ये गुना कीजिए तो 1152 ये आ जाएगा, 1152 × 10⁶ जूल आ जाएगा। 1100, क्योंकि आपको पता है कि एक यूनिट में कितना होता है, 1 यूनिट बराबर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर यानी 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट देखिए
कह रहा Ag प्लस और Cl माइनस संयुक्त होने पर किस यौगिक का Ag प्लस और Cl माइनस दोनों यौगिक को जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर लिया, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। सही बात है, CO2 SO2 सब क्या हो गया, अम्लीय हो गया। फिनोप्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। हाँ बच्चे सही है, क्योंकि क्षार के साथ फिनोप्थलीन कैसा रंग देगा, गुलाबी देगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति, सोडियम आयन की, गलत बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति किसकी वजह से? तो Na प्लस और OH माइनस, तो हाइड्रोक्साइड प्रकृति, क्षारीय प्रकृति OH माइनस आयन की वजह से होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। तो आंसर गलत कौन हो गया? सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय